नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पुष्प यानी पौधों में जो जनन अंग है उसके बारे में समझना। तो आकृति के देखने पर ही अपने को पता चलता है कि पुष्प में विविध भाग होते हैं। तो यहाँ पे विविध भागों में ये पुष्प का पूरा चित्र दिया गया है। आपको इसको बनाना है और नोट में इसके भागों को भी लिखना है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये जो पंखुड़ियाँ है, ये पंखुड़ी है यानी दल कहते हैं इसको। फिर ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल खुलता है तब पुष्प की पंखुड़ियाँ अपने को बाहर देखने को मिलती है। ये जो है वर्तिकाग्र जिसको स्त्री केसर कहते हैं, और ये जो डंडी है उसको वर्तिका कहते हैं, जिसमें से परागकण ये बीजांड तक पहुँचते हैं। ये जो पराग कोश है पीले रंग के बताए हुए हैं, ये जो भाग बताए हुए हैं वो पराग कोश है, और ये पराग कोश को बाहर तक आधार देने वाले तंतु है। ये जो भाग है वो अंडाशय है, ये जो भाग है वो अंडाशय है। तो यहाँ पे पराग पुंकेसर जो होती है, परागरज होती है, वो नर जनन कोशिका होती है और ये स्त्री केसर तक पहुँचती है। अब कैसे पहुँचती है ये हम विस्तृत रूप से बाद में समझते हैं, लेकिन ये आकृति में सब समझ में आ गया होगा। तो हम देख रहे थे पुष्प की आकृति में जो पुष्प के मुख्य भाग है उसमें बाह्य दल जो हरे रंग का था, पंखुड़ी जो लाल रंग की थी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं। पुष्प के प्रकार, पुष्प के दो प्रकार है, एक उभयलिंगी पुष्प और दूसरा एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में सरसों का और गुड़हल का पुष्प। जबकि एकलिंगी पुष्प, इसमें स्त्री केसर या पुंकेसर में से एक ही जनन अंग उपस्थित होता है। या तो स्त्री केसर होता है उस पुष्प में या तो पुंकेसर होता है, यानी नर मादा दोनों पुष्प अलग होते हैं। जबकि उभयलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों के जो कोशिकाएं हैं वो एक ही पुष्प में पैदा होती है। उदाहरण के रूप में पपीता और तरबूज। तो एकलिंगी पुष्प में सिर्फ एक ही प्रकार का जनानांग उपस्थित होता है, जबकि उभयलिंगी में दोनों प्रकार के स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों के उदाहरण हमने देखे। आइए आगे देखते हैं पुष्प की संरचना। पुष्प की आकृति तो हमने देखी। पुष्प के विभिन्न भागों में बाह्य दल जो हरे रंग का था आकृति में, यहाँ पे पुष्प की संरचना लिखो, तब जगह में यहाँ कहीं जगह रख के उसकी आकृति बना लेना, फिर बाजू में ये सब लिखना। दल यानी पंखुड़ी पुंकेसर एवं स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाता है, जबकि स्त्री केसर पुष्प का मादा जननांग है। आधार पर उभरा फूला भाग जो होता है वो अंडाशय है,
नीचे का जो बीच वाला भाग बताया मैंने वो अंडाशय है। मध्य में लंबा भाग जो वर्तिका है, उसका शीर्ष भाग वर्तिकाग्र, और दूसरा जो भाग है वो अंडाशय में होता है। अंडाशय में बीजांड होता है और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। तो ये हुई पुष्प की रचना। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पुष्प की रचना आकृति से वर्णन करें, तो हम ये बता सकते हैं। बीज निर्माण की प्रक्रिया। अब बीज का निर्माण कैसे होता है? तो बीज निर्माण की प्रक्रिया में ये आकृति को समझना है अपने को। तो ये समझने के साथ साथ ही आकृति को भी समझाऊंगा मैं। परागकोश में उत्पन्न परागकण जो हवा, पानी या जंतु उनके वाहक होते हैं। हवा से भी परागकण हवा में मिलते हैं। पानी के ऊपर तैरते तैरते दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं, और जंतुओं के द्वारा मक्खी, मधुमक्खी आदि उनके पैरों के तले चिपक जाते हैं। वो उड़ के दूसरे मादा पुष्प के ऊपर जाके बैठते हैं। वहाँ पे ये परागकण फिर वहीं रह जाते हैं और उसका फलन होता है। तो इस तरह से ये परागकण के वाहक है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी उसको स्वपरागकण कहते हैं, या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र यानी परपरागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी अपने आप हो जाते हैं। अपने ही पुष्प के जो नर और मादा दोनों भाग है, स्त्रीकेसर और पुंकेसर, तो उसमें स्वपरागनयन होगा, और सिर्फ नर है और सिर्फ मादा है, वहाँ पे ये जो माध्यम है, पानी, हवा या जंतु, वो परागकण को वहीं तक पहुँचाते हैं। परागकण से एक नलिका विकसित होती है। तो परागकण से ये जो परागकण है वहाँ से एक नलिका विकसित होती है, ये बताई गई है। देखो आकृति में, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है। ये जो एक नली पैदा होती है वो वर्तिका से क्या होता है, बीजांड तक पहुँचती है। अंडाशय के ऊपर अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है। यहाँ से नीचे तक ये नर और मादा दोनों अंडकों का निषेचन होता है, मिलन होता है, और युग्मजन का निर्माण होता है। यहाँ पे ये एक छोटे कोशिका का निर्माण होता है, छोटी कोशिका का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है और वो बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग जड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का पुष्प का भाग है वो सूख जाता है, और यहाँ पे जो अंडाशय है वो विकसित होता है। विकसित होके जो फल में बदल जाता है, अंदर बीज पैदा होते हैं पुष्प में, और उसके सजीव के जैसे पौधे पैदा करने की उसमें शक्ति रहती है। तो ये से वो बीजों का निर्माण होता है। आइए नए एक टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव में प्रजनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में भी जनन होता है, लेकिन नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए वो जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक परिपक्वता कब होती है?
जन्म से तो ये होती नहीं है। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू होता है, जिसे हम किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहते हैं, यानी यौवन का आरंभ हुआ है ऐसा कहते हैं। तो ये लैंगिक परिपक्वता कहा जाता है। यौवन आरंभ पर परिवर्तन। मानव में जब यौवन आरंभ शुरू होता है तब लड़के और लड़कियों में, दोनों में कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो समान रूप पे होते हैं? तो कांख व जनन अंग के पास गहरे बालों का उगना, यानी ये परिवर्तन है जो किशोर में होता है। जो लड़के हैं उसमें भी होता है, लड़कियां है उसमें भी होता है। त्वचा का तैलीय होना और मुहासे निकलना, कील मुहासे निकलते हैं वही मुहासे निकलना और त्वचा तैलीय बनना। संवेदना में परिवर्तन आना, अच्छे बुरा किसी का कहने पर भी मन में ले लेना, ये संवेदना जो है उसमें भी परिवर्तन आता है। उसी प्रकार सिर्फ लड़कियों में कौन से परिवर्तन आते हैं? तो लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म शुरू होने लगता है, जबकि लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का फटना, यानी मोटी आवाज हो जाना, आवाज का फटना, पतली आवाज है उसके जगह पे मोटी आवाज हो जाती है। यह परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है।